यूपीटीजीटी मैथ्स पेपर 2019 का ये लास्ट पार्ट है। इससे पहले के 4 पार्ट्स में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक कर चुके हैं। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 101 से 125 तक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 101 है। ए तथा बी मिलकर किसी काम को x दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला इस काम को x+2 दिन में पूरा करता है तथा बी अकेला इस कार्य को x+8 दिन में पूरा करता है तो x का मान क्या होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 10th लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि a का 1 दिन का काम प्लस b का 1 दिन का काम इक्वल टू a और b दोनों का 1 दिन का काम। तो ये कंसेप्ट हमें यहाँ पर लगाना है। तो a का 1 दिन का काम होगा 1/x+2 प्लस b का 1 दिन का काम 1/x+8 एंड दिस इज इक्वल टू ए और बी दोनों का 1 दिन का काम। तो यहाँ दिया गया है x दिन में दोनों पूरा करते हैं तो ये 1/x हो जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है और x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये इस तरह से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए से बी तक एक औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस b से a तक लौटता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो मान लेते हैं कि दोनों जो प्लेस हैं a और b, इनके बीच की डिस्टेंस को हम d मान लेते हैं। अब हम निकालते हैं कि टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी है। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी d+d यानी 2d। अब हम टोटल टाइम निकालेंगे। तो टोटल टाइम a से b तक जाने में प्लस b से a तक वापस आने में। तो जाने में कितना टाइम लगा, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है d और जाने में स्पीड रही थी x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये टाइम हो गया जाने का d/x प्लस लौटने का टाइम क्या होगा d/y। अब पूछ रहा है औसत चाल। तो औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड। तो ये होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये है 2d/x प्लस d/y। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो 2d और यहाँ पर हो जाएगा d कॉमन हो जाएगा और इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा x+y। d से d कैंसिल तो 2xy/x+y। तो इस तरह से ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये एक बार फिर से 10th लेवल का ही है। तो ₹25,000 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन क्या होगा। यानी अमाउंट पूछा जा रहा है 2 साल का और रेट जो है 4% 5% दी गई है दोनों की। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100। अब क्योंकि यहाँ पर रेट अलग अलग है इसलिए हमें r1 लेना पड़ेगा पहले साल के लिए और r2 लेना पड़ेगा दूसरे साल के लिए। अब इसमें वैल्यू रख देनी है। r1 है 4%, r2 है 5%। ये देखिए 104 हो गया और ये 105 हो गया। ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 5 जा और 52 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 5 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 525 हो गया
इंटू 52, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27,300। तो 27,300 ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये एक बार फिर से 10th लेवल का ही है। यदि 10, 12, 13, 16, x, 20, 25, 30 इन सब की माध्यिका 18 है, माध्यिका मतलब मीडियन, तो x की वैल्यू क्या है? तो पहला काम जो माध्यिका के लिए करते हैं वो अरेंज किया जाता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में पहले से ही लिखा हुआ है। तो एक बार हम भी लिख लेते हैं 10, 12, 13, 16, फिर x हमें नहीं पता, फिर 20, 25, 30। अब माध्यिका का मतलब होता है मिडिल वाला टर्म। तो यहाँ मिडिल में देखिए दोनों ही आ रहे हैं, 16 भी आ रहा है, x भी आ रहा है, तो इसकी मीडियन हो जाएगी 16 प्लस x अपॉन 2। तो मीडियन ऑलरेडी हमें पता है 18। अब इसको सॉल्व कर लिया, तो x की वैल्यू 20 आ गई। इस तरह से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी 10th लेवल का ही है। देखिए यदि x प्लस 9 अपॉन एक्स इक्वल टू 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम ले लिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6x। अब इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। अब देखिए ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। अब ये वैल्यू हमें यहाँ रख देनी है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा 10। तो इस तरह से ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 106। तो इसमें ये समीकरण दी गई है और x की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी 10th लेवल का ही है। लगातार क्वेश्चन 10th लेवल के आ रहे हैं, तो इसको एलसीएम से सॉल्व कर लेना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और उसके जो है 2 रूट्स आ जाएंगे। तो इसमें बताने लायक ऐसा कुछ है ही नहीं, इसका सॉल्यूशन मैं कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो इस तरह से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर होल पावर 15 के विस्तार में कौन सा पद x से स्वतंत्र है? तो ये कह रहे हैं विच टर्म इज फ्री फ्रॉम x। तो ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। तो इसमें जो जनरल टर्म हम लोग निकालते हैं, जैसे x प्लस a, इसकी पावर अगर n दी गई है और यहाँ से आपको जनरल टर्म निकालना है, तो टी आर प्लस 1, तो ये हो जाता है एन सी आर इंटू एक्स पावर n माइनस आर इंटू ए पावर आर। ये जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला है, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा n की वैल्यू है 15, r हमें नहीं पता, x की जगह पर 3x है और होल पावर 15 माइनस r हो जाएगा। a की जगह माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर है,
तो इसकी पावर r हो जाएगी। अब इसमें 3 को सेपरेट कर लेना है और x को अलग कर लेना है। इसी तरह यहाँ पर भी -2 को अलग कर लेना है और x को अलग कर लेना है। अब हमें देखना है कि x की पावर कितनी आ रही। तो x की पावर जो आ रही है 15 माइनस r माइनस 2r, तो ये टोटल हो जाएगा x पावर 15 माइनस 3r। तो फ्री फ्रॉम x का मीनिंग है कि ये जो पावर है ये 0 होना चाहिए। तो 15 माइनस 3r, दिस मस्ट बी 0। तो यहाँ से r की वैल्यू होगी 5। तो पूछ रहे हैं कि विच टर्म, तो विच टर्म का मतलब है कि हमें सिर्फ इसकी वैल्यू बतानी है कि ये कौन सा टर्म होगा। तो ये 5 + 1 यानी 6 टर्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। Next question is 108. If matrix A is given and matrix B is given, then find the value of AB. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। A और B दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें ऑर्डर का बहुत ध्यान रखते हैं, जो पहले है वो पहले लिखा जाएगा। देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स कैसी होती है, यूनिट मैट्रिक्स इस तरह से होती है, तो ये उससे डिफरेंट है। अब इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है। पहली में हम रो वाइज चलते हैं, दूसरे में कॉलम वाइज चलते हैं। तो ये पहली रो है, पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से होगा। तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो ये 1 हो गया। फिर प्लस -1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो ये -1 हो जाएगा। अब पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो ये भी सेम आ जाएगा। फिर हम दूसरी रो का पहले कॉलम से करेंगे तो ये हो जाएगा -1 + 1, और यहाँ पर हो जाएगा दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करेंगे तो सेम यही आएगा -1 + 1। तो ये टोटल हो गया 0 0 0 0। तो इस तरह से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि mod x < 1 तो x² 2 + 2x³ 3 + 3x⁴/4 क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले हम जनरल टर्म निकालते हैं, tn की वैल्यू निकालते हैं। तो tn यहाँ पर हो जाएगा n x⁴n+1 अपॉन n+1। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ पहले हम n+1 बना लेंगे इसको। अब इसको हम सेपरेट कर लेंगे, n+1 x⁴n+1 अपॉन n+1 और माइनस ऐसे इसको सेपरेट कर लिया, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया x⁴n+1 माइनस x⁴n+1 अपॉन n+1। तो ये tn की वैल्यू हो गई। अब हमें s निकालना है, सम निकालना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, समेशन n = 1 to ∞ tn। तो इसमें हमें n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करना है और रखते जाना है ∞ तक।
तो पहला टर्म बनेगा एक्स स्क्वायर, फिर दूसरा टर्म बनेगा एक्स क्यूब। इसी तरह से ये बनता चला जाएगा। ये पहली वाली सीरीज हो गई। फिर माइनस दूसरे में भी हमें n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करना है और रखते चले जाना है। ऐसे ही हो जाएगा इन्फिनिटी तक। अब देखिए यहाँ x की कमी है और यहाँ भी x नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि x यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब देखिए ये जो बन रहा है ये GP है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसका फर्स्ट टर्म है x और 1 माइनस r, r यहाँ पर x है। तो ये फार्मूला होता है GP के लिए s इक्वल टू, तो ये यहाँ पर अप्लाई हो गया। फिर ये जो पोर्शन है ये log हो जाएगा, log 1 माइनस एक्स। तो इस तरह से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ऑल साइक्लिक ग्रुप्स आर अबेलियन ग्रुप, और सेकंड स्टेटमेंट है द ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। तो ये साइक्लिक ग्रुप का है। ग्रुप थ्योरी अगर आपने पढ़ी है तो उसमें साइक्लिक ग्रुप में आपने पढ़ा होगा कि जितने भी साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो अबेलियन होते हैं, यानी कॉम्यूटेटिव होते हैं। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। और इसके बाद में जो दूसरा स्टेटमेंट है कि द ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, तो ये भी सही है। ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो इस तरह से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक फंक्शन दिया गया है और ये कह रहे हैं कि ये फंक्शन डिफाइंड है और ये कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 2 पर। तो f2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई फंक्शन fx x इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूअस है तो दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंडिंग टू a fx इज इक्वल टू fa। तो उस फंक्शन की जो लिमिट है x इक्वल टू a पर, वो उस फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू a पर इक्वल होती है। तो यहाँ पर हमें यही कंसेप्ट अप्लाई कर देना है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये फंक्शन हो गया। इसकी वैल्यू हमें फाइंड कर लेनी है और जो इसकी वैल्यू होगी वही f2 की वैल्यू हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। तो यही f2 हो जाएगा। अब देखिए जब x इक्वल टू 2 इसमें रख रहे हैं तो ये 0/0 आ रहा है, तो यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर लेना है, न्यूमरेटर को 2x माइनस 3, डिनोमिनेटर को भी कर लेना है तो 2x माइनस 2। अब इसमें हमें लिमिट अप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2, तो ये 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो इस तरह से ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द फंक्शन fx इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू
mod x upon x when x is not equal to 0 and equal to 0 when x equal to 0. Then at x equal to 0 it is. तो यहाँ पर बताना है कि ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, और अगर ये डिसकॉन्टिन्यूस है तो इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी किस तरह की है। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ये इस फंक्शन का ग्राफ है, और इस फंक्शन को ये देखिए मॉड को हटाया गया था तो ये -1 हो गया है व्हेन x लेस देन 0, और जब x 0 है तो इसकी वैल्यू 0 है, और जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो इसकी वैल्यू 1 है। तो जब इसको ग्राफ बनाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर 0 आ रहा है तो ये पॉइंट हो जाएगा। फिर इसके बाद में x ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ से स्टार्ट होगा और ये पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। इसी तरह से जब x की वैल्यू 0 से कम होगी, निगेटिव होगी, तो ये यहाँ -1 से स्टार्ट होगा और फिर ये इधर इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट ये यहाँ पर -1 आ रही है, और राइट हैंड लिमिट ये यहाँ पर आ रही है 1। तो ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है डिसकॉन्टिन्यूअस है। fx इज डिसकॉन्टिन्यूअस। अब इसमें यह भी बताना है कि कौन सी तरह की डिसकॉन्टिन्यूटी है। तो ये जो डिसकॉन्टिन्यूटी है ये फर्स्ट काइंड के है, ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड की जब डिसकॉन्टिन्यूटी होती है तो उसमें LHL और RHL इक्वल नहीं होते हैं, और सेकंड काइंड की जो डिसकॉन्टिन्यूटी होती है उसमें LHL और RHL एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और एक रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी होती है, उसमें LHL और RHL इक्वल होते हैं लेकिन फंक्शन की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं होती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है cot cosec इनवर्स 5/3 प्लस tan इनवर्स 2/3 का मान क्या होगा। तो बहुत आसान है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। cosec है तो इसको हम चेंज कर लेंगे tan में, तो उसके लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और cosec हो जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से जब हम बेस निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जो tan इनवर्स की वैल्यू आएगी वो 3/4 हो जाएगी। तो ये tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 2/3। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 2/3/1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 4 3 या 12 हो गया, और ये 9 प्लस 8 हो जाएगा, ये भी यहाँ 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 माइनस 6 हो जाएगा। 12 से 12 कैंसिल, तो ये हो गया 17/6।
इसको हम कॉट इनवर्स में कर लेंगे तो ये 6/17 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 6/17 आ जाएगा। तो 6/17 के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज ABC के R1, R2, R3 बाह्य वृत्त की त्रिज्याएं हैं तथा R अंतःवृत्त की त्रिज्या हो और ये रिलेशन दिया है कि R1 = R + R2 + R3, तो त्रिभुज ABC कैसा होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो रिलेशन दे रखे हैं इसी में हमें फार्मूले अप्लाई कर देने हैं। तो जो R1 का फार्मूला होता है ये है डेल्टा/S-A। अब ये डेल्टा क्या है, ये डेल्टा है त्रिभुज का क्षेत्रफल और S क्या है, S है पेरीमीटर का हाफ। और इसी तरह R का फार्मूला हो जाएगा डेल्टा/S और R2 का हो जाएगा डेल्टा/S-B और R3 का क्या हो जाएगा डेल्टा/S-C। अब देखिए सभी डेल्टा कैंसिल हो जाएंगे और हम 1/S को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/S - A माइनस 1/S इक्वल टू 1/S - B प्लस 1/S - C। अब इसको सॉल्व कर लेना है दोनों ही तरफ एलसीएम लेकर के। इधर एलसीएम ये हो जाएगा और यहाँ न्यूमरेटर में S माइनस S प्लस A आ जाएगा और इधर इसका एलसीएम हो जाएगा S माइनस B S माइनस C, यहाँ पर S माइनस C और यहाँ पर S माइनस B। अब देखिए ये S कैंसिल हो गया तो ये A अपॉन आ जाएगा। तो अब ये हो जाएगा A अपॉन S माइनस A इक्वल टू ये हो जाएगा 2S माइनस B माइनस C। ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ये 2S है तो 2S की वैल्यू होती है A प्लस B प्लस C, तो उसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो B और C दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर A आएगा और फिर ये जो A है उस A से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/SS माइनस A इक्वल टू 1/S माइनस B S माइनस C। अब इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए तो ये हो जाएगा S माइनस B S माइनस C। अब इसको हम दोनों ही तरफ BC से डिवाइड करने वाले हैं। अब इसके बाद इसको स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों तरफ। तो देखिए ये जो फार्मूला बन गया cos A/2 का, तो ये हो जाएगा cos A/2 और इधर का जो ये फार्मूला है ये हो जाता है sin A/2 का। तो इसको हम cos से डिवाइड कर देंगे cos A/2 से, तो ये 1 इक्वल टू tan A/2 हो जाएगा। तो यहाँ से A/2 की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, तो एंगल A कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री का मतलब है कि जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस तरह से ये C ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 तो sin पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा इक्वल टू 1, 2 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा हो गया 45।
अब हमें यही वैल्यू यहाँ रख देनी है, तो ये साइन पावर 6 है, साइन थीटा पावर 6 हो गया और प्लस कॉस थीटा पावर 6 हो गया। थीटा 45 है तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होल पावर 6 और ये भी 1/√2 होल पावर 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/8, तो ये हो जाएगा 1/4। तो इस तरह से ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 3 + ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6 इज इक्वल टू। तो बहुत सिंपल है, इसमें दो ही फार्मूले होते हैं, एक तो होता है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 और दूसरा है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमें यहीं से स्टार्ट करना है, तो ये हो जाएगा 3 + ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6। 3 देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसमें हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा, इसकी होल पावर 6 हो गई। अब 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से माइनस ओमेगा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -3 ओमेगा प्लस ओमेगा होल पावर 6, तो ये -2 ओमेगा बचेगा, तो -2 ओमेगा होल पावर 6, तो ये हो जाएगा 2 पावर 6 इंटू ओमेगा पावर 6, तो ओमेगा पावर 6 की वैल्यू 1 हो गई और 2 पावर 6 जो है ये 64 हो जाता है। तो इस तरह से ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृत्त x² + y² + 2x + 4y - 3 = 0 का व्यास AB है और एक कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 1, 0, तो B का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है। तो ये डायग्राम मैंने बना लिया है, तो ये AB एक व्यास हो गया, डायमीटर है, एक एंड इसका दिया गया है 1, 0, दूसरा हमें पता करना है। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, ये जो सेंटर है दिस विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो हमें पहले सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेने हैं। उसके लिए हम जो इक्वेशन ऑफ सर्किल है इसको हम यहाँ से कंपेयर कर देंगे, तो यहाँ से हमें G और F की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो देखिए 2G जो है, 2G इक्वल टू 2 दिया गया है, तो यहाँ से G की वैल्यू हो जाएगी 1 और 2F इक्वल टू 4 दिया गया है, तो F की वैल्यू हो गई 2। तो इस तरह से सेंटर क्या हो गया, ये सेंटर हो गया -1, -2, तो ये वैल्यू हमें यहाँ रख देनी है, तो -1, -2। अब मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ पर हम यूज कर लेंगे, तो मिड पॉइंट फार्मूला है x = x1 + x2/2, इसी तरह से y = y1 + y2/2, तो x देखिए यहाँ -1 है, x1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा -2 और -1, तो ये हो जाएगा -3। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं और y1 तो 0 ही है, तो यहाँ से y2 की वैल्यू आ जाएगी -4। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -3, -4, तो ये डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स whose lattice rectum is 1/2 of its minor axis is। तो यहाँ पर एलिप्स की इसेंट्रिसिटी यानी उत्केंद्रता निकालनी है और इसका लैटिस रेक्टम जो है 1/2 दिया गया है माइनर एक्सिस का,
तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो लेटस रेक्टम जो है ये होता है इलिप्स के लिए 2b² अपॉन a एंड दिस इज हाफ ऑफ माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस क्या है? माइनर एक्सिस होती है 2b। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, एक b कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b इक्वल टू a। इलिप्स के लिए एक रिलेशन होता है कि b² इक्वल टू a² 1 माइनस e²। यहाँ पर ध्यान देना है 1 माइनस e² ये इलिप्स के लिए होता है, हाइपरबोला के लिए e² माइनस 1 हो जाता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे a की, तो ये हो जाएगा b² इक्वल टू 4b²। b² कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 इक्वल टू 4 माइनस 4e²। तो ये हो जाएगा 4e² इक्वल टू 3। तो e की वैल्यू हो जाएगी √3 अपॉन 4, तो √3 अपॉन 2। तो ये बी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, समीकरण y² माइनस xy माइनस 6x² इक्वल टू 0 द्वारा व्यक्त की जाने वाली सरल रेखाओं के बीच कोण क्या होगा? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए a की वैल्यू जो है x² का कोफिशिएंट -6, ये -6 हो जाएगी। फिर 2h इक्वल टू -1 है, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 अपॉन 2 हो जाएगा। और इसके बाद में b की वैल्यू जो है ये y² का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब जो एंगल होता है लाइंस के बीच में, तो ये है tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ 2 √h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। इसमें हमें वैल्यू रख देनी है। तो इस तरह से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन द कॉनिक L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस e cos थीटा द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड इज। तो ये डायरेक्ट थ्योरम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा 2 अपॉन L। तो ये डी ऑप्शन सही है। तो ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट थ्योरम पर होते हैं वो आपको याद रखने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें एक कंसेप्ट लगना है। इसमें दिया गया है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल आर 52, 33 एंड 22। कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंट्रॉइड इज। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि कोई ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो उसकी मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो जो सेंट्रॉइड है वो मिड पॉइंट से जो ट्राइंगल बनता है उसका भी वही सेंट्रॉइड होता है। तो अगर हम मिड पॉइंट से बने ट्राइंगल का सेंट्रॉइड निकाल लें तो यही सेंट्रॉइड इस बड़े ट्राइंगल का भी होगा। तो सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूला होता है, तो इसमें हमें वैल्यू रख देनी है। तो ये हो जाएगा 5 + 3 + 2, तो ये टोटल हो गया 10। तो 10 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 3। इसी तरह से y का हो जाएगा 2 + 3 + 2, तो ये टोटल हो गया 7, तो ये 7 अपॉन 3 हो जाएगा। तो इस तरह से 10 अपॉन 3, 7 अपॉन 3, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सेंट्रॉइड है बड़े ट्राइंगल का भी और छोटे ट्राइंगल का भी। अगला क्वेश्चन है, एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 7 है, अंतिम पद 448 है।
तथा योगफल 889 है। गुणोत्तर श्रेणी का सारानुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पर a की वैल्यू दी गई है 7 और अंतिम पद 448 दिया है, तो हम Tn का फॉर्मूला यूज कर लेंगे गुणोत्तर के लिए। ये Tn का फॉर्मूला है, तो Tn की वैल्यू हम 448 रख सकते हैं और a की वैल्यू 7 है, r हमें नहीं पता है, n भी हमें नहीं पता है। अब 7 को यहाँ डिवाइड कर लेंगे 64। तो देखिए अब आपको यहीं से समझ जाना चाहिए कि r की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से जो r की वैल्यू लग रही है वो 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 पावर 6 करने से 64 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2 पावर 6 करने से 64 हो जाएगी, तो 6 इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि 7 टर्म्स का सम इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए वही आ गया, तो इसका मतलब है r की वैल्यू 2 है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to pi by 2 sin x dx अपॉन sin x प्लस cos x इज। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। इसको हम i सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें एक प्रॉपर्टी लगा देनी है। प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए जब भी कभी 0 to a हो और यहाँ fx dx है, तो इसमें आप कर सकते हैं x की जगह a माइनस एक्स, ऐसे कर सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, यहाँ भी हो जाएगा, प्लस कॉस में भी हो जाएगा। अब देखिए ये जो है साइन 90 माइनस एक्स हो गया, तो इसकी जगह हो जाएगा कॉस एक्स। और यहाँ पर भी कॉस एक्स और यहाँ पर साइन एक्स। अब हम इस इक्वेशन को और ये जो आई है इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो इस तरफ 2i हो जाएगा और यहाँ पर देखिए दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो ये एलसीएम हो जाएगा और न्यूमरेटर में भी इतना ही आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर हो गया 1 और 1 का इंटीग्रेशन होता है x। इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/2। अब इस 2 को हम यहाँ डिवाइड में कर देंगे, तो i की वैल्यू हो जाएगी 5/4। तो इस तरह से सी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उससे हम dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे और फिर इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy इक्वल टू x प्लस 2y क्यूब अपॉन y। इसको सेपरेट कर लिया और लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया,
और इसको जब डिवाइड कर लेंगे तो ये 2y² हो जाएगा। तो ये जो है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि इस फॉर्म में है, और इसका जो सोल्यूशन होता है वो x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी होता है। तो यहाँ पर आई एफ क्या है? आई एफ यहाँ पर है e पावर इंटीग्रल p डी वाई। तो सबसे पहले हम आई एफ की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए इस इक्वेशन को और इसको कंपेयर कर देंगे तो p की वैल्यू आएगी -1/y और q की वैल्यू 2y² हो जाएगी। तो आई एफ की वैल्यू हो जाएगी e पावर इंटीग्रल p डी वाई। तो इसमें वैल्यू रख देंगे p की और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/y, तो ये log y हो जाता है। उसके बाद में हम इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये 1/y हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन कर लेंगे तो आई एफ की वैल्यू रख दिया और फिर देखिए ये कैंसिल हो जाएगा y से y, तो यहाँ 2y बचेगा और 2y का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा y²/2। तो यहाँ से 2 भी कैंसिल हो गया। फिर लास्ट में हम y से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल टू y³ प्लस cy। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 125 और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और बताना है कि कौन सा इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ हम इसको ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ dy जो है ये दोनों ही सेम साइन है, पॉजिटिव टर्म आ रहे हैं तो दोनों सेम साइन है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि सेम साइन कहाँ कहाँ पर हैं। तो एक तो ये ए ऑप्शन है, इसमें y पॉजिटिव है और यहाँ भी y पॉजिटिव है, तो ये दोनों में ही dy आएगा और दोनों ही पॉजिटिव होंगे। लेकिन इसमें यहाँ पर निगेटिव टर्म भी आ रहे हैं तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके बाद ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर dy माइनस में है और यहाँ पर dy प्लस में आएगा। फिर इसके बाद में ये ऑप्शन में देखिए माइनस का dy आएगा और यहाँ पर भी माइनस का dy आएगा, तो वहाँ पर वो सेम हो जाएगा। और यहाँ पर इसमें देखिए प्लस में dy है और यहाँ पर माइनस में dy आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ट्रिक से कर सकते हैं। अब मैं इसका प्रॉपर मेथड भी बता देता हूँ।